Hello students, this is your mentor Himani. I welcome all of you on this platform Bio with me. So as you all know कि हमारी NCERT एनालिसिस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है आज, और आज इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो पिछले दो सब टॉपिक्स में मैंने यही सब डिस्कस किया था, व्हाट इज़ एक्चुअली living process and how maintenance functions works in our body, and there are two organisms in which we differentiate, जिसमें पहला ऑर्गेनिज्म अगर हम बात लेकर चलें तो फर्स्ट इज़ हियर प्लांट को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड इज़ हियर एनिमल। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बेस पर हम पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इनके क्वेश्चंस पर, बिकॉज क्वेश्चन आर द इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चंस के बेस पर तुम्हें पता चल पाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ चुका है। ओके, सो क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसमें? 4 क्वेश्चंस है जिनको मैं अभी पूरी तरह से फ्रेम करके लेकर आई हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर वेरी शार्प एंड क्लियर कंटेंट फॉर यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज why diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो समझने की चीज़ है वो डिफ्यूज़न को है। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट उनके ऊपर ना जा करके आपको इसी क्वेश्चन में से किस तरह से आपको आंसर की फ्रेमिंग करनी है वो सिखाऊंगी। ऑलराइट, तो चलिए उसी को सीखते हैं पहले। तो पहले हम डिफ्यूज़न के बारे में समझेंगे, व्हाट इज़ एक्चुअली डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन को इनटेक करने में हेल्प करे, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो डिफ्यूज़न की हेल्प से अपने प्रोसेस को टेक ऑफ करते हैं, दैट आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाएंगे? मोर एवर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर सिंगल सेल्ड, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये किस चीज़ के बने होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं, लाइक सिंगल सेल है, इसी के बने होते हैं ये। ठीक है, इसमें सिंगल सेल डली होगी, इसी चीज़ के बने होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जो सफिशेंट है वो स्मॉल या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए ही क्यों है? वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स्ड बॉडी, दे डू नॉट हैव लार्ज एरिया टू कवर टू मीट अप द एनर्जी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म के लिए इसको इनसफिशेंट बोल देते हैं। वाई? बिकॉज लार्ज बॉडी साइज का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि दैट सेल विच हैव मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेल्स, और मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स का सीधा सा मतलब निकल के आता है दैट ऑर्गेनिज्म इज़ ह्यूज, और बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, बड़ा है या फिर ह्यूज है, उसको ये बोल देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर लार्ज बॉडी साइज में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? स्पेशली एनिमल्स एंड प्लांट्स। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कहा यहाँ पे क्या रोल है? डिफ्यूज़न के प्रोसेस हमने समझ लिया, ठीक है, एनर्जी का सोर्स है एक प्रोसेस कराने के लिए डिफ्यूज़न, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या रोल आ रहा है? देखो, आप सभी यही जानते हो कि ऑक्सीजन ही ऐसी नीड है जो एक पर्सन को, एक ऑर्गेनिज्म को उसकी लिविंग स्टेट में डाल सकती है। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलती है उसके न्यूट्रिशन से। अंटिल यू डू नॉट गेट योर न्यूट्रिशन फ्रॉम योर फूड, इधर इट इज़ आउटसाइड प्रेजेंट और अनदर काइंड स्टेट ऑफ दैट फूड इज़ प्रेजेंट, तो आप उसको ले नहीं पाओगे। ठीक है, तो हाउ इट वेरीज? नंबर 1 इज लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज द फैक्टर। द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन्स बॉडी सेल्स किससे बने हुए होते हैं? बिलियंस काउंट होती है। ठीक है,
एज़ यूजुअल मैं आपको हर लेक्चर में ये चीज़ बताया, सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं। अब इसको ये नहीं बोलेंगे सिर्फ एक सेल आया और टिश्यू बना के चला गया, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे टिश्यू, और टिश्यूज़ का ग्रुप बनेगा क्या, ऑर्गन। ऑर्गन से बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑलराइट, तो जब बिलियंस ऑफ नंबर आ रहे हैं, किसके, सेल के बिलियंस ऑफ नंबर आ रहे हैं, सपोज दिस इज योर सेल हियर, ठीक है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, ये ऐसे सेल्स के ग्रुप बन गए यहाँ पर। और एक ग्रुप बनने के बाद ये पूरा टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं, और इसी से क्या बन के आ रहा है आपका, टिश्यू बन के आएगा, ठीक है, इसी से आपका बन के आ रहा है टिश्यू। टिश्यू यानी कि इस तरीके से बन के आ रहा है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट, ये पूरा क्या हो गया आपका, टिश्यू हो गया, ठीक है, एक टिश्यू बन गए हैं इनके अंदर। अब ये थी यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स के ग्रुप्स हैं, और इन्होंने क्या बनाया है, ये यहाँ पर टिश्यू। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो इस सिंपल डिफ्यूज़न के प्रोसेस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हेल्पफुल नहीं है, यहाँ पे बॉडी वेरी करती है, इसीलिए इनसफिशेंट है ये ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को मीट अप करने के लिए, जो लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू सच लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस टू एवरी सेल। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो थी, सपोज करो ये आपका कोई क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन के हमने अंदर छोटे छोटे क्या बनाए हुए हैं, टिश्यू के पार्ट है, ठीक है, और इन टिश्यू के अंदर भी अगर हम बात करें, छोटे छोटे सेल्स बना देते हैं, क्या है, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू से मिलकर पूरा क्या बना है, ऑर्गन बना है। ये आपका क्या है, पूरा ऑर्गन बन गया है, ठीक है, ऑर्गन। अब डिफ्यूज़न की प्रोसेस कैसे हो रही है, सपोज करो हमें बाहर से कुछ खाना लेना है, ठीक है, बाहर से कोई खाना लेना है, आउटसाइड सोर्स ऑफ मटेरियल, तो वो अंदर जाने के लिए सफिशेंट नहीं है डिफ्यूज़न की प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑफ लेयर क्रॉस करनी पड़ेंगे। सबसे पहले बाहर की लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है, सबसे पहले हमें बाहर की लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी विच इज़ सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद अंदर की लेयर, उसके बाद उसके भी अंदर की लेयर, और हर सेल के अंदर वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको कैरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो है ये सिर्फ एक ही ऑर्गन की बात, ऑर्गन 1। इसी तरीके के मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो भी मल्टी सेलुलर होती है, एंड दिस इज़ वाई डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनसफिशिएंट फॉर लार्ज बॉडी साइज। क्लियर। नेक्स्ट आता है हाई ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज़ एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए कितनी डिमांड होती है उसके खाने की, एक बॉटल अगर हम उसको मिल्क दे रहे हैं, उसके बाद अगर वही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके लिए थोड़ी और डिमांड। तीसरा अगर उसकी एज और बढ़ जाए
तो उसकी वही सेम अमाउंट और ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर हम सेल बेस पर बात करें तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेलुलर सिंगल सेल, उसकी सिर्फ कितनी डिमांड होगी कि वो सिर्फ छोटे से डिफ्यूज़न प्रोसेस में अपनी पूरी एनर्जी कवर अप कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उसको हाई ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत लगेगी। ह्यूमन सेल परफॉर्म कंटिन्यूअस एंड हाई लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे दो डिफरेंस निकल के आते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन, और सेकंड आता है ब्रीथिंग। दोनों का ही प्रोसेस सेम है, लेकिन आउटकम इनके अलग निकल के आते हैं। अगर सिंपली हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ यानी कि इनहेल एंड एक्सेल, दिस कम्स अंडर ब्रीदिंग। अगर हम इनहेल और एक्सेल करने के बाद नहीं और उसके साथ में ही एटीपी एनर्जी करेंसी को हम निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं? फूड से। ठीक है, या आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रही है। कौन ब्रेक डाउन कर रही है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो बाय प्रोडक्ट एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। तो रेस्पिरेशन में इनहेल और एक्सहेल होने के साथ साथ फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद वो उसके बाय प्रोडक्ट में हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको हम रेस्पिरेशन कह देंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव बॉडी लेयर्स, अभी जो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बताया था उसके अंदर एक और सेल की खबर बताई थी, फिर सेल्स के अंदर टिश्यू, सेल्स के बाहर टिश्यू हो गया, टिश्यू के बाहर फिर टिश्यू की और ऊपर से उसकी प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ लेयर्स का खेल हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न की प्रोसेस इनसफिशेंट हो जाती है। किसके लिए? लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिजम्स के लिए, और वी कैन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर भी वेरी करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज दे कवर्ड स्किन बाय अदर स्किन लेयर। ठीक है, सेम बिल्कुल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप भी यहाँ के एनिमल्स को देखते हो, किधर? नॉर्थ इंडियन साइड के, टेम्परेचर कितना होता है? मैक्स टू मैक्स 38 जाता है और कम से कम जाता है 15 तक। तो यानी कि मॉडरेट रहता है टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे बिल्कुल JNK की तरफ जाने की, जम्मू कश्मीर की तरफ जाने की, तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा लो मिलता है। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। एज़ पर नेचुरल इन्वायरमेंट उनकी बॉडी अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है। जैसे ही आप किसी भी इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर देते हो, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप वहाँ के किसी एनिमल को यहाँ पर किसी हॉटेस्ट प्लेस पर लेकर आओगे, दैट ऑर्गेनिज्म और दैट एनिमल विल बी डाई। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर विल बी रेज इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट ज़रूर हो जाएगा। वाई? बिकॉज वहाँ के एनिमल्स की बॉडी पर लेयर्स तो होती है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ लेयर्स तो होंगी, साथ में उनकी बॉडी पे लार्ज अमाउंट ऑफ फर होते हैं। सपोज दिस इज दैट एनिमल, और उसकी बॉडी पे यहाँ एक लेयर और होगी, एक लेयर और बनी होगी बॉडी के ऊपर। ठीक है, और इस लेयर के भी मल्टीपल लेयर्स के बाद में यहाँ पर उसके ऊपर अनकाउंटेबल हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो हेयर क्या करते हैं? उस बॉडी को इंसुलेट का काम करते हैं। इंसुलेटिंग यहाँ मतलब आ रहा है कि उस बॉडी को हीट को स्टोर रखने देते हैं। ठीक है, वो हीट बाहर नहीं जाने देते। अगर कोई हीट अंदर ट्रैप हो गई है तो उसको अंदर ही वो प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, सनलाइट से उसको हीट मिली तो वो सारी हीट बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्ट रह गई।
ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अब उन सभी लेयर्स के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, और न्यूट्रिशन सिंपली डिफ्यूजन से तो प्रोसेस मीट नहीं हो सकती है। तो दिस इज़ थर्ड रीज़न ऑफ वाई diffusion process is insufficient to meet up the oxygen demand for multicellular body। ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ टाइप निकल के आ रहा है, दैट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट नीडेड। क्या स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है? सिंपली फिर से वही सेम चीज़ बात आ रही है। यहाँ पे सारा जो खेल अटका हुआ है वो सिर्फ एक पॉइंट पर अटका हुआ है, उसी एक पॉइंट से हमारे 4 पॉइंट निकल के आए हैं। हालांकि हम इसको सिंपली एक छोटे से शॉर्ट आंसर में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में, हमारे यूनिट टेस्ट में 4 मार्क्स का आ जाए और कैन से 3 मार्क्स का आ जाए, तो हमें इसको पूरा ब्रीफिंग करना आना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट नीडेड। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लगेंगे हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देयरफॉर ह्यूमन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन क्विकली टू सेल्स। अगर हमें अपने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना है तो एट इंस्टेंट हमें लंग्स लगेंगे। ठीक है, लंग्स की हेल्प से हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। कौन सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस? O2 को इनहेल करेंगे और CO2 को हम एक्सहेल करेंगे। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस which is leading by our lungs। ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन डिफ्यूज़न की प्रोसेस इतनी आसान नहीं होगी हमारी बॉडी के लिए। डिफ्यूज़न अगर होगा तो वो सिर्फ पर्टिकुलर सेल तक ही सीमित हो पाएगा। डिफ्यूज़न इज़ अ वेरी स्लो एंड माइक्रो प्रोसेस फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन इज टू स्लो एंड लिमिटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, सो स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स आर नीडेड फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो डिफ्यूज़न इन शॉर्ट बहुत स्लो प्रोसेस है, एक लिमिटेड सोर्स बन गया है एक लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म के लिए, कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिजम्स के लिए इस चीज़ को कवर अप करना, किसको? डिफ्यूज़न के प्रोसेस को ऑक्सीजन के थ्रू कवर अप करना। सो स्पेशलाइज्ड सिस्टम आर नीडेड फॉर द एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। बॉडी अगर तुम्हारी लार्ज साइज है, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं एंड हैव अ वेरी सेंट्रलाइज ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई मस्ट होगी और हैवी अमाउंट में उसको चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करें कि समथिंग इज़ अलाइव। मैंने आपको उस फर्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक्स बताए थे कि क्या क्या फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि समथिंग इज़ अलाइव और नॉन लाइव, एंड थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ डेड एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग। इन दोनों के बीच में मैंने आपको सही से डिफरेंस भी समझाया था। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखो, अगर आप लेक्चर्स को सही से अटेंड करोगे और NCERT के बिटवीन द लाइंस को कैरी करोगे उनकी बातों को, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी भारी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रोथ की। ग्रोथ इज़ द फैक्टर विच कैन वी से समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है तुम्हारा ग्रोथ का। ठीक है, ग्रोथ इज़ द फैक्टर विच डिसाइड्स वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। ग्रोथ किस में हो रही है? यहाँ पर सेल डिवीज़न की ग्रोथ हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल डिवाइड करेंगी, रेप्लिकेट करेंगी, रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगी और उस पर्टिकुलर बॉडी को एक न्यू स्ट्रेंथ देंगे ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इधर बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ग्रोथ दोनों में ही होगी। Organism or by increase the size and the number of cells in a multicellular organism and unicellular organism। यहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल निकल के आता है, you may have seen about yeast। ठीक है, in your class 6th 7th इसमें yeast का एग्जाम्पल बेस्ट होता है। why? because yeast में ये सिंगल सेल होती है, ये अपने आप को डिवाइड करती है 2 पार्ट में। किस में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में। सपोज दिस इज लार्ज साइज ऑफ yeast,
सॉरी स्मॉल साइज ऑफ ईस्ट, ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट ये रहा और इसी के अंदर हाफ पार्ट निकाल देती हूँ मैं। डिवाइड हो गई। फिर ये 2 4 में डिवाइड होंगी, सेल डिविजन्स बोलेंगे यहाँ पे इनको हम। 1 से 2 और 2 से 4, ये 4 मल्टीपल ऑफ ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी को यहाँ बोल रहे हैं हम सेल डिवीज़न। और ये 4 का 8 में कन्वर्ट होगा, 8 का 16 में। पर सेल ये अपने आप को डिवाइड करती हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक अपना ग्रोथ फेज तैयार कर लेती हैं। ठीक है, सेम होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। ज़रूरी नहीं है सेल्स का नंबर ही इंक्रीज होना है। सेल्स की अगर ग्रोथ भी रुक जाती है और इंक्रीज़ नहीं हो रही है, लेकिन वो उसको फिर भी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। सपोज़ मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है, अब हमारी फिंगर्स को हम देखें तो सिंपली एक टाइम पर आकर के ग्रोथ रुक जाती है और फिर बस उनको वो रिपेयर और स्ट्रेंथ देने का काम करती है। कौन? हमारी सेल्स। अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएँ तो हाउ वी फील अबाउट आवर फिंगर्स, ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, सपोज़ हमारा पर पर्सन किसी का लाइफ स्पैन 70 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, 80 ईयर्स है, तो इट डजेंट मीन कि उनकी जो लेंथ होगी वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक फ़िक्स अमाउंट आने पर, एक फ़िक्स टाइम पीरियड आने पर सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। सिर्फ अपना रिपेयरिंग का काम, मेटाबॉलिज्म का काम ये अपना कंटिन्यू रखते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ मोर डिमांडिंग। सेकेंड आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट तो हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, सेकंड मेटाबॉलिज्म। अगर किसी भी लिविंग पर्सन के अंदर मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है, दैट पर्सन इज़ लिविंग। और किसी भी नॉन लिविंग थिंग की चीज़ ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करेगा। ऑल लिविंग बींग्स परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एट्सेट्रा इन देयर सेल्स। उनकी सेल्स में ये तीनों टाइप की प्रोसेस ज़रूर होंगी। केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ड्यू टू विच अ कम्प्लेक्स बॉडी और लार्ज साइड बॉडी को इक्वल अमाउंट्स में या फिर ऑन देयर बेसिस हाउ एनर्जी व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे वांटेड, उनको वो ट्रांसफ़र हो जाएगी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय ब्लड, थ्रू आवर लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इन देयर सेल। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, नॉट इट। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसको आप याद रखना। ठीक, आपको यही क्लास नोट्स सेम टू सेम मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इसी लेक्चर के बाद में। ओके, तो मेटाबॉलिज्म इज अनदर की फीचर विच डिफाइंस समथिंग इज अलाइव और नॉट। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is another point which is defining the organism is living or non-living. वेट, मैं इसको पहले हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये इजी टू ग्रैस्प चीज़ रहे। ओके, cellular organizations, living organisms are made up of one or more cells. सेम वही चीज़, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसकी बनी होती है? एक सेल की या फिर एक से ज़्यादा की सेल की, विच आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी बॉडी में, हैव मेटाबॉलिज्म टू।
performing digestion, respiration and growth, that is living organism, otherwise not. ठीक है. Next, respond to stimuli. Okay, sorry for inconvenience. Let's back to the topic. Fourth point is response to stimuli. कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स कर रहा है, दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग कैरेक्टर विच वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग. सपोज इफ़ आई टच यू, ठीक है, मैंने किसी को टच किया, आपको टच किया या फिर किसी भी पर्सन को टच किया, तो उसमें क्या होगा, आप उस चीज़ का रेस्पॉन्स करोगे, तो इट मीन्स दैट इज़ लिविंग. सेम अगर मैं प्लांट को टच कर रही हूँ, कैसे टच कर रही हूँ प्लांट को, बाय गिविंग वाटरिंग. ठीक है, पौधे को अगर पानी दे रही हूँ तो वो मुझे कैसे रेस्पॉन्स करेगा, बाय देयर ग्रोथ, बाय फ्रूटिंग, बाय ब्लूमिंग. ठीक है, सेम अगर मैं प्लांट को कट कर रही हूँ तो आफ्टर सम टाइम प्लांट रिएक्ट क्या करेगा, स्टिमुलाई का, दैट प्लांट विल बी डेड. ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स हो जाएगा किसी भी स्टिमुलाई का. स्टिमुलाई होते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ टच, काइंड ऑफ रिएक्शन. लिविंग बींग्स कैन सेंस changes in their environment stimuli and respond to them. Example, plants bending towards lights, human withdrawing hand from heat. ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट. अगर आप जानते होंगे एग्जाम्पल सनफ्लावर को, तो एक्चुअली सनफ्लावर सन की डायरेक्शन में काम करता है. जैसे जैसे सन इधर मूव करेगा वैसे वैसे सनफ्लावर भी उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ फाइन डायग्राम. सपोज दिस इज योर सन, दिस इज सन. ठीक है, और सेम टाइम पर आपका फ्लावर है. अगर सन की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये फ्लावर भी अपना फेस सन की तरफ रखेगा. एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अगर सन की डायरेक्शन बाय चांस चेंज हो जाती है, ठीक है, ये आपका अगर सन है और इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दूँ, समहाउ इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, या फिर ऑल, ये तो एज यूजल चेंज भी होती रहती है, जैसे जैसे ईस्ट, सन ईस्ट होगा या फिर सनराइज ईस्ट होगा, कहाँ से, सॉरी सनराइज़ होगा ईस्ट डायरेक्शन से और वेस्ट में जा कर के वो अस्त हो जाएगा सूर्य. तो वहाँ पर क्या होगा, सपोज अब इस तरफ है ये, तो आप समझ गए ना स्टूडेंट्स कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ये डायग्रामेटिक व्यू सही से आ नहीं पा रहा है इस वाले पेज पर. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी, नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा रिप्रोडक्शन. इफ़ living organism have ability to produce new individuals of their own kind, that means that is living organism. Example, how person or human reproduce, that means they are living. किसी सीड से जर्मिनेट होकर के एक प्लांट का रिप्रोड्यूस होना, प्लांट से एक फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट होना, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे, लिविंग बोल देंगे. बट वी कैन नॉट से अबाउट द वुड, द कटेड वुड. ठीक है, अ टेबल can't reproduce, or somehow the source of that wooden is plant is living. How? Because of the living source. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. व्हाट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मूवमेंट इज अ थिंग when we move ourselves, like I am walking,
आई एम जंपिंग, दिस इज मूवमेंट. बट व्हाट इज एक्चुअली लोकोमोशन? लोकोमोशन होता है कि अगर आप अपनी उसी स्टेट में बैठ करके अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, दैट इज लोकोमोशन. Animals show movement and from one place to another, while even plants show movement at a cellular level, organ level, that is locomotion. प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, लाइक प्लांट अपने रूट्स को अपरूट करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर खुद को जर्मिनेट कर रहा है, दैट कांट बी हैपन. लेकिन जब बात करेंगे हम ह्यूमंस में, तो वी कैन मूव, राइट. तो इन शॉर्ट, growth, metabolism, cellular organization, response to stimuli, and reproduction are the main criteria used to decide whether something is live or not. Next, come to third question. What are outside raw material used by an organism? ठीक है, यहाँ पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे. फर्स्ट प्लांट, सेकंड एनिमल. एनिमल यूज ऑक्सीजन, राइप वेजिटेबल्स एंड सनलाइट टू. वहीं पर प्लांट्स यूज़ करेंगे CO2, वाटर, क्लोरोफिल की हेल्प से अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस. द सिंथेसिस विच कम्स अंडर सनलाइट, राइट. Living organisms need outside raw material to survive, grow, and carry out life processes. They are used for energy production. First point is energy production. Organisms take in food like carbohydrate, fat, proteins, which on breakdown release energy for various activities. Second point will be growth and repair. उससे होगा क्या, अगर हम आउटसाइड रॉ मटेरियल ले रहे हैं और अपनी बॉडी को एक लिविंग स्टेट में ला रहे हैं, उसका एक्चुअल मतलब क्या है कि आप अपनी बॉडी को या दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वांटेड और वांट्स टू रिपेयर द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द बॉडी. Growth and repair. Raw materials such as protein and minerals are used to build up new cells, tissue, and repair damaged parts of the body. Third point is metabolic processes. Raw material like oxygen, water, and the minerals are required for respiration, photosynthesis. ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये पूरा रिलेटेबल है यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. किससे? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस से. और फोटोसिंथेसिस को हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर. ऑलराइट. फोर्थ टॉपिक आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ लाइफ फंक्शंस. न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन्स continuously supplied from outside to the main circulation, excretion, and regulation of body temperature. In short, outside raw materials like food, water, oxygen, minerals are used by organisms to obtain energy, grow, repair, and carry out essential life processes. ठीक है. Fourth question is, what processes would you consider essential for maintaining of life? Maintaining life. तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब निकल के आता है कि क्या क्या प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए. आप अगर इन जनरल इसका आंसर दोगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन से आपको एनर्जी मिलेगी. और न्यूट्रिशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और फूड, सॉलिड. ठीक है. वाटर के थ्रू भी हमें एनर्जी मिलती है. वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में मूवमेंट्स देते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, एंड व्हाट दे डू, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं थ्रू आउट अवर बॉडी. वहीं पर फूड क्या करेगा, फूड ब्रेक डाउन होकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो फूड और या वी कैन से एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वेयर एज इन प्लांट्स जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है. दोनों ही जो फैक्टर हैं वो कार्बोहाइड्रेट के हैं. तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स विच कंटेन्स बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ. अगर बॉडी में ग्लाइकोजन है, दैट मीन्स we can store our energy or we can live 3 to 4 more days without taking any meal. Same as it is
in our plant stores that food in the form of starch, एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में यूज़ करके रखता है, वो उनकी एमरजेंसी ब्रेक थ्रू के लिए। सपोज़ करो कि प्लांट को काफ़ी टाइम से उसके रॉ मटेरियल नहीं मिले, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में वो स्टार्च की हेल्प से, जो उसका स्टोर हाउस बन गया था, उसकी हेल्प से अपने आप को ग्रोथ मेंटेन रखेगा, अपनी लाइफ को मेंटेन रखेगा। ठीक है। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर लाइफ फंक्शंस। पॉइंट नंबर बी, रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक glucose in the cells to release energy in the form of ATP. Student, this is the important thing. किस फॉर्म में रखता है एनर्जी को? कौन? ह्यूमन सेल, ATP की फॉर्म ऑफ ATP, कैरिंग आउट एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर सी, ट्रांसपोर्टेशन, movements of substances like food, oxygen, water, hormones and wastes within the body through ब्लड इन एनिमल्स एंड वैस्कुलर टिश्यूज़ इन प्लांट्स। देखो, अगर बॉडी की बात करें एनिमल्स में, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेनली किन से हो रहा है? ब्लड वेसल्स से होगा, ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करेगा बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, और वैस्कुलर टिश्यूज़ को हम इन जनरल बोलते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। ऑलराइट, नेक्स्ट आर द एक्सक्रीशन। पॉइंट नंबर डी, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेट्स लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए तीसरा जो पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी प्रोसेस हो चुकी है। पूरी प्रोसेस इन द सेंस, न्यूट्रिशन ले लिया, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन। तो एनर्जी लेने के बाद जो एनर्जी के बायो प्रोडक्ट्स बचेंगे, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के जो बाय प्रोडक्ट्स बचेंगे उनको मूव आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना, मेटाबॉलिक वेस्ट को बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बॉडी में टॉक्सिन्स ये ना रहे। बॉडी की टॉक्सिसिटी बहुत अलग लेवल पर अगर चली गई तो दैट पर्सन मे बी डाई। ठीक है, अब वो टॉक्सिसिटी होती क्या है? यूरिया मेनली। यूरिया इज़ अ वेरी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। We need to excrete out it time to time through the urination, through the excretion. ठीक है, next point is E, reproduction, the process of producing new individuals of the same kind to ensure the continuity life. ये आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है, ये सारे पॉइंट्स इंश्योर करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक्स को और नेक्स्ट चैप्टर्स को। ये एक एक पॉइंट आपके नेक्स्ट यूनिट्स में चैप्टर बनने जा रहा है पूरा। दीज आर पर्टिकुलरली चैप्टर्स। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनकी इन शॉर्ट डेफिनेशन आपको दूंगी, ताकि हम जो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ें, ब्रीफिंग लें, वो पूरा चैप्टर में ही समझें। ठीक है, बस यहाँ पर हम उसके की पॉइंट्स को समझ रहे हैं कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेगुलेटिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस थ्रू द नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी का बैलेंस किस चीज़ से होता है, इनकी पूरी ह्यूमन बॉडी किस पर आधारित होती है? न्यूरो किस पर आधारित होती है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। अगर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है तो हमारी बॉडी कोई वर्क नहीं कर सकती। न्यूरो यहाँ पे निकल के आ रही है, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम,
और एंडोक्राइन का मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी स्टेबल रहती है और एक रेगुलर फॉर्म में वर्क करती रहती है टाइम टू टाइम। ओके, आई होप ऑल 4 क्वेश्चंस आर क्लियर। और ये मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इनके आंसर की ब्रीफिंग इसलिए समझाई है ताकि क्वेश्चन समझने के बाद हम उसको डायरेक्ट रटे ना या फिर उसको बार बार सोचे ना कि क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स के मतलब आने भी बहुत समझने ज़रूरी हैं। क्योंकि बाई चांस अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स को भूल जाते हो, लेकिन क्वेश्चंस में ही उनके लैंग्वेज को समझ के आंसर देना और आंसर करना बहुत ज़रूरी बात होती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन माय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन के ही पार्ट को ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस और उनकी ब्रीफिंग में आप लोगों को समझाऊंगी। सो दिस इज़ अवर क्लास and going to finish. So to getting more lectures or upcoming lectures, stay connected with me. Thank you.